हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योर्स। आज के टॉपिक के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड देन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्रीज होती जा रही हैं। एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एक सीड की तरह काम करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और जब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नाम का जो पेड़ होता है, ट्री होता है, वो ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद उस पर जो फ्रूट्स के तौर पे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन द इंडिविजुअल सेविंग्स एंड इंक्रीज इन द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मिलते हैं। सो इसीलिए एंटरप्रेन्योरल और एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्टिविटीज़ हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं। इस इंट्रोडक्शन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कि अब एंटरप्रेन्योर जब इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, देन व्हाट इज, और यू कैन से दैट हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता कौन है? सो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नॉर्मली एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है। ये एक पर्सन होता है जो बेसिकली कैपिटल और लेबर को कंबाइन करता है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके, मैनेज किया जा सके एक बिजनेस यूनिट के अंदर, सो दैट कि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। सो बेसिकली यू कैन से दैट कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया, आइडिया को कंसीव करता है एंड अरेंजेस ऑल द रिसोर्सेज, आइडिया को कंसीव करने के बाद सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है एंड देन आफ्टर दैट गिव्स द प्रैक्टिकल शेप टू हिज आइडिया, और अपने आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देता है। सो बेसिकली he is a person who combines the capital and labor for the purpose of production and organizes, manages a business unit assuming the risk for profit. एंड ओवरऑल आप ये भी कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि एक एंटरप्राइज को क्रिएट करता है, और इस एंटरप्राइज को जो क्रिएट करने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। बेसिकली बहुत सारे राइटर्स ने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बहुत सारी दी हैं, जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शो ने लोगों को यानी कि पीपल की कैटेगरीज डिवाइड करी हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के जो पर्सन्स होते हैं ये वो पर्सन्स होते हैं दोज हु मेक थिंग्स हैपन। ये वो पर्सन्स होते हैं जो चीज़ों को क्रिएट करते हैं, जो चीज़ों को होने देते हैं। सेकंड कैटेगरी के पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं दोज हु वॉच थिंग्स हैपन, जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी के पर्सन्स वो होते हैं जो कि इस चीज़ के लिए बच जाते हैं कि उनसे ये पूछा जाए बाद में कि क्या हुआ था। सो दोज हु आर लेफ्ट टू आस्क व्हाट डिड हैपन। सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शो के अकॉर्डिंगली जनरली एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि दोज हु मेक थिंग्स हैपन। इन द सेम वे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, लाइक जोसेफ एस कंप्यूटर ने दिया है एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनोवेट्स, रेजेज मनी, assembles input and sets the organization going with the ability to identify the opportunities which others are not able to fulfill. सो इस तरीके से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग राइटर्स ने दी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज डेफिनेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who tries to create something new, organizes the production and undertakes the risk and handles economic uncertainty with involved in the enterprise. Basically an entrepreneur एक person होता है
जो होता है कि होगी एंटरप्रेन्योर। सो जनरेशन ऑफ आइडिया अप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। जितने भी फंक्शंस होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, उनको आप 3 कैटेगरीज में डाल सकते हो: इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फंक्शंस। और इन तीनों फंक्शंस के बेसिस पे बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को करने पड़ते हैं। द वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडियाज। आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडियाज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की। आइडिया जनरेशन तब पॉसिबल होता है जब एक एंटरप्रेन्योर के पास विजन हो, इंसाइट हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता हो, एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो। ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। और वेरियस जो टेक्निक्स जो एक आइडिया जनरेशन के अंदर अडॉप्ट की जाती है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी, तो बेसिकली इन सारों का कंक्लूजन, ये सारे काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर का ये काम होता है, फंक्शन होता है कि वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट करे और आइडेंटिफाई करे। द नेक्स्ट इज स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। एक बार जब कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी आइडिया को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि उसकी एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी जाए। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं या फिर जिनका एक बिजनेस की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। और ये काम भी कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। द नेक्स्ट इज अंडरटेकिंग द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो तब करी जाती है आफ्टर द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग डन हो जाती है, देन उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करी जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि किसी आइडिया के सक्सेस होने की क्या पॉसिबिलिटी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी हमें ये बताती है कि एक आइडिया जो है, पर्टिकुलर आइडिया है, वो सक्सेसफुल होगा रियलिटी में या नहीं होगा, या उसको सक्सेसफुली ट्रांसलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली एक डिटेल्ड स्टडी होती है जो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर एक बिजनेस के अंदर आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स में उसके पास क्या क्या सोल्यूशंस हैं, उन सोल्यूशंस का एनालाइज करना, वो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है बेसिकली। देन ये काम भी कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड बिजनेस एक्टिविटीज, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस प्लान्स जो है उनको रिटन किया जाता है। बिजनेस प्लान बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में या रन करने में। जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो जाती है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो जाती है, उसके बाद फिजिबिलिटी एनालिसिस हो जाता है, देन उसके बाद एक डिटेल प्लान बनाया जाता है कि एक बिजनेस को कैसे रन करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है। एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती है एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियरली डिफाइन करने के लिए, ताकि एक बिजनेस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो ये काम भी कौन करता है? बेसिकली एंटरप्रेन्योर करता है। देन नेक्स्ट इज मैनेजिंग ऑफ फंड्स। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि बेसिकली अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट रन अ बिजनेस। सो एक एंटरप्रेन्योर यही काम करता है, वो ये भी मैनेज करता है कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ हों, बट जो इम्पोर्टेंट काम है यानी कि फाइनेंस के बगैर आप अपने बिजनेस को रन ही नहीं कर सकते, तो फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना इज़ द ड्यूटी और द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो इंटरनल करे चाहे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से करे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर।
नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटीरियल। प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटीरियल एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का बेसिकली मतलब होता है कि एक एंटरप्रेन्योर को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल के सोर्सेज वो अरेंज कर रहा है, वेदर दे आर चीप और नॉट, वेदर दे आर रेगुलर सोर्सेज और नॉट, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और इन केस फ्यूचर में उसे कंपटीशन में उसे वो हेल्प दे सके। देन मशीन्स के केसेस में भी जब किसी भी मशीनरी को प्रोक्योर करने से पहले एक एंटरप्रेन्योर को ये स्पेसिफाई करना होता है कि उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, क्या उसमें वारंटी और आफ्टर सेल सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये भी एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है। द नेक्स्ट इज़ मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च। जब एक थोरो एनालिसिस हो जाता है, थोरो आप रीडिंग ले लेते हो बिजनेस प्लान की, देन उसके बाद ये देखा जाता है या एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मार्केट एनालिसिस करता है, जिस मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्राइसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, उनके बारे में डिसाइड कर सकता है। तो मार्केटिंग रिसर्च करना एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है मार्केट एनालिसिस का और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बेसिकली ओनरशिप से रिलेटेड होती हैं, और ओनरशिप एक लीगल कंसेप्ट होता है जो कि बेसिकली डिसाइड करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर्स को। द फॉर्म ऑफ ओनरशिप आर द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा। अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। एंड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ओनर्स की वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती जाती है। जैसे कि ओनरशिप चेंज होती है वैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ साथ चेंज होती जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर को ये ज़रूरी है कि वो ये डिसाइड करे कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, सो दैट कि वो ये डिसाइड कर सके उसे ओनरशिप कैसी रखनी है, उसे इसे एक कंपनी बनाना है, उसे इसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे ओनरशिप देनी है, पार्टनरशिप के तौर पे ओनर बनना है या फिर प्रोप्राइटरशिप करनी है। तो ओनरशिप का फॉर्म डिसाइड करना एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है सो दैट कि वो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर फंड्स को अरेंज कर सके और रिस्क को बियर कर सके। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करे, और सारे फंक्शंस को इंडिविजुअली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर का होना ज़रूरी है। और मैन पावर का प्रॉपरली अरेंज करना, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर सेलेक्ट करना, स्कीम कंपनसेशन क्या दिया जाएगा, वेज पेमेंट क्या होगी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ये सारा काम एंटरप्रेन्योर का होता है। द नेक्स्ट इज लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना होता है या फिर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ से वो काम करवा सके जो वो खुद करवाना चाहता है। एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ और सिर्फ लीड भी नहीं करते बल्कि वो एक तरीके से मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी का होना एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक लीडर के तौर पे भी काम करता है, तो लीडरशिप करना इज़ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा क्विक एक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। इस वजह से एक बिज़नेस, क्योंकि एक बिज़नेस जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ठीक है, कि उसने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो कितने अच्छे लिए। अगर अच्छे डिसीजन है तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा सक्सेस करता है। तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर के लिए। देन लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड द फॉलो अप एक्शन। एंटरप्रेन्योर को ये डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो उसने प्लान बनाया है, जो उसने एनवायरनमेंट को स्टडी किया है, उसके अकॉर्डिंगली उसने बिजनेस प्लान बनाया है ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, वो उस प्लान को प्रॉपरली फॉलो करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करे, जो कि वो एक प्रॉपर लीडरशिप के थ्रू भी कर सकता है और प्रॉपर चैनल के थ्रू भी कर सकता है। तो अपने बिजनेस प्लान को बनाना भी उसका काम है, देन उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी उसका काम होता है। इसीलिए ये सारे मेन फंक्शंस हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को करने पड़ते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज एंटरप्रेन्योर।
थैंक यू सो मच।